नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के खिलाफ रूस के सबसे खतरनाक हमले की। रूस ने यूक्रेन पर साल 2025 का सबसे भीषण हमला कर दिया है। हालांकि यूक्रेन ने भी रूस की सेना के हमलों का बराबर से जवाब दिया है। अब खबर यह भी आ रही है कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। विस्फोट में इसके अलावा हम आपको बताएंगे सुलगते हुए गाजा के हालात के बारे में। दरअसल हमास की ओर से सीज फायर तोड़ दिया गया है, तो इजराइल की सेना ने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि ड्रैगन के खिलाफ मजबूत होते हुए ताइवान और अमेरिका के गठबंधन की जो यकीनन शी जिनपिंग का पारा चढ़ा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आज विस्फोट की पहली खबर क्या है। तो विस्फोट की शुरुआत में खबर सबसे पहले रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका हम रुख कर लेते हैं। रूस का यूक्रेन पर साल का सबसे भीषण हमला देखने को मिला है। खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं विस्फोट के माध्यम से कि क्या हो रहा है। यूक्रेन को 14 शहरों पर एक साथ अटैक कर दिया गया है। 48 बैलिस्टिक मिसाइलों और 525 ड्रोन हमले किए गए हैं। इस पूरे हमले में 26 लोगों की मौत भी हो गई है और करीब 130 लोग घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां एक सबसे बड़ा अटैक रूस की तरफ से 2025 का ये सबसे बड़ा अटैक किया गया है, भीषण अटैक किया गया है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है। यूक्रेन के 14 शहरों पर, पश्चिमी यूक्रेन के ये 14 शहर हैं जहां पर एक साथ अटैक किया गया है और इसमें 48 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, रूस ने 525 ड्रोन भी भेजे जिनकी मदद से हमले कराए गए हैं यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में। 26 लोगों की मौत भी हो गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो ये सबसे भीषण अटैक अभी तक का देखने को मिला है। 2025 का सबसे भीषण अटैक है। 2022 से ही दोनों देशों के बीच में ये युद्ध चल रहा है और एक बार फिर से रूस की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है और करीब 130 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी दोनों ही देश शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। दोनों में से कोई सा भी देश ये नहीं चाहता है कि वो झुक जाए या फिर रुक जाए। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक देखने को मिला है और ये अटैक निप्रोपेट्रोवस्क के 3 जिलों में भारी तबाही लेकर के आया है। चेर्निहिव में ब्लैकआउट हो गया है, 2 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। चलिए आपको ये पूरी खबर समझा देते हैं कि रूस का यूक्रेन पर अभी तक का जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। 3 जिलों में ये भारी तबाही की गई है, ब्लैकआउट हो गया है। चेर्निहिव में ये ब्लैकआउट हुआ है और 2 लोगों की इस दौरान जान भी चली गई है। रूसी सेना का खार्किव में भी मिसाइल अटैक देखने को मिला था। अब ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो ये अटैक किया गया है। ये बिल्डिंग, एक हिस्सा इस बिल्डिंग का पूरा गिर गया है और इसके अलावा जो जगह जगह आपको बिल्डिंग की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, दिखाई देंगी, वो बिल्डिंग पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गई। ये देखिए, यहाँ पर पहले लोग रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ सेना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है क्योंकि हमले में इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आग नजर आ रही है। लोग हैं जो बचा हुआ उनका सामान है वो उसे उठाते हुए लेकर के जा रहे हैं। सेना अंदर जा रही है ताकि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, अगर कहां पर कोई भी फंसा हुआ है तो उसे मदद तुरंत से तुरंत पहुंचाई जा सके। रूस का यूक्रेन पर यह जबरदस्त अटैक देखने को मिला है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है, क्योंकि 14 जगह पर रूस की तरफ से पश्चिमी यूक्रेन में ये ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। आप ये जो पहली तस्वीर देख रहे थे कि किस तरीके से उसमें एक शख्स है जो खुद को बचाते हुए नजर आ रहा है, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग देखिए, ऊपर से नीचे तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल्डिंग का एक पूरा हिस्सा तबाह कर दिया गया है। तो ये स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है। यूक्रेन हालांकि अभी भी यही कह रहा है कि वो नहीं रुकने वाला है, नहीं झुकने वाला है, रूस कितनी भी कोशिश कर ले। अब इन दोनों देशों के बीच में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन आखिरकार आत्मसमर्पण कर कैसे दे, क्योंकि उसके साथ तो नेटो के तमाम देश खड़े हुए हैं, अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। तो अब ऐसे में वो भी झुकने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की इन सब के बीच तुर्की पहुंच गए हैं। तो आखिरकार अंदर खाने में क्या खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में भी समझना होगा। अब रूस ये कह रहा है कि जब तक हम इस पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम नहीं कर लेते, जैसा कि पहले सोवियत संघ के दौरान हुआ करता था, हम तब तक नहीं रुकेंगे। इसी तरीके से हम ताबड़तोड़ हमले करते रहेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो यूक्रेन का रूस पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है। अमेरिकी मिसाइल से यह अटैक किया गया है। यूक्रेन ने HIMARS मिसाइल से यह हमला कर दिया है। वोरोनिश और बेलगोरोद पर यह मिसाइल अटैक किया गया है। तो अब क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं किस तरीके से यूक्रेन का
रूस पर यह प्रहार देखने को मिला है। जैसा मैंने कहा कि यूक्रेन को मदद अमेरिका की तरफ से दी जा रही है। अब यूक्रेन ने HIMARS मिसाइल से हमला कर दिया है। कहां पर किया है? वोरोनिश और बेलगोरोद पर यह मिसाइल अटैक किया गया है। ये तस्वीरें देखिए। अब यूक्रेन के ऊपर अगर तबाही बरसेगी तो वो कैसे रुक जाएगा? उसने भी उसी तरीके से जवाब दिया है वोरोनिश और बेलगोरोद पर मिसाइल अटैक करके। रूस ने मिसाइलों को हवा में नष्ट करने का हालांकि दावा किया है। ये मिसाइल है, लेकिन हाँ, ये धुआं नजर आ रही है। अब ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि उसने इन मिसाइल को, जो कि यूक्रेन की तरफ से भेजी गई थी, उसे हवा में ही नष्ट कर दिया है। ये तस्वीरें भी हालांकि वही कहानी बयां कर रही हैं जो रूस कह रहा है, लेकिन रूस ने एक बड़ा नुकसान यूक्रेन के अंदर कर दिया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि रूस के रियाजान पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया है। रियाजान ऑयल रिफाइनरी है जहां पर यूक्रेन ने यह बड़ा अटैक किया है। रिफाइनरी बंद होने से रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचे, इसी वजह से ये अटैक किया गया है। तो ये एक और खबर निकल करके सामने आ रही है कि रूस के रियाजान पर यूक्रेन ने हमला किया है। अब देखिए, यूक्रेन हो या रूस हो, अगर यूक्रेन पर यह हमला होगा तो वो यहां पर उस पर भी हमला करेगा, पलटवार करेगा। अब यही किया है उसने। किस तरीके से किया है वो जरा देख लीजिए। ये देखिए, ये मिसाइल है। मिसाइलों को इसी तरीके से बरसाया जा रहा है कि जैसा नुकसान हमारे यहाँ हो रहा है वैसी तबाही हम आपके यहाँ पर भी करेंगे। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन ने ये बड़ा हमला किया है। ऑयल रिफाइनरी पर किया है यूक्रेन ने ये अटैक, और इसकी वजह भी ये है कि रिफाइनरी बंद हो जाए, रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंच जाए। ये देखिए, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तेल रिफाइनरी है जिस पर निशाना, रूस की इस रिफाइनरी पर निशाना यूक्रेन की तरफ से किस तरीके से दागा गया है। ये सब जो आप आती हुई लाइट्स देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों के माध्यम से रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर यह अटैक किया गया है और हालात ये बन गए हैं, रूस के अंदर जितनी भी तेल रिफाइनरी है उनके मालिक उन्हें बेच करके, देश छोड़ करके जाना चाहते हैं ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। तो इसी के साथ चलिए आपको बताएं कि रूस ने यूक्रेन पर साल 2025 का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने एक साथ यूक्रेन के 14 शहरों को दहला दिया है। अब रूस के निशाने पर यूक्रेनी सेना के ठिकाने तो है ही, एनर्जी सेक्टर और गैस पाइपलाइन को भी उनकी तरफ से निशाना बनाया गया है। उधर रूस के शहर भी यूक्रेन के हमलों से अछूते नहीं रह पाए हैं, क्योंकि यूक्रेनी सेना की जो मिसाइलें हैं, जो ड्रोन हैं, वो रूस के शहरों पर कहर बनकर के टूट रहे हैं। दोनों ही देश अब शांति के लिए बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। जानकारी ये भी मिल रही है क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौता करवाने के लिए जो प्रयास हैं वो तेज कर दिए गए। रूस का सबसे भीषण हमला। यूक्रेन का जर्रा जर्रा दहला। खंडहर में तब्दील होती इमारतें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का अब तक का सबसे खतरनाक रूप सामने आ रहा है। रूस ने यूक्रेन के शहरों में ऐसी तबाही मचाई है कि लोग कराह रहे हैं। यूक्रेन की इमारतें खंडहर में तब्दील होती जा रही हैं।
मिसाइल अटैक से सड़कें तबाह हो गई हैं। यूक्रेनी सेना को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ ही रहा है, आम लोग भी इस बर्बादी से अछूते नहीं रहे। रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे भीषण हमला किया है। रूसी फाइटर जेट्स, नेवी और आर्मी ने यूक्रेन के शहरों में मौत बरसाई है। रूसी सेना ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 500 से ज्यादा हवाई हमले किए। पुतिन के जवानों ने करीब 50 मिसाइलें और लगभग 450 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। ये हमले यूक्रेन के कीव, टर्नोपिल और खार्किव को निशाना बनाकर किए गए। हमलों में रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई। मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से मकान और स्कूल भी बर्बाद हो गए। नागरिक सुविधाओं के लिए बने बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। खबरों के मुताबिक रूसी सेना के टर्नोपिल में किए गए हमलों में 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें 15 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। उधर खार्किव में किए गए ड्रोन अटैक से भी कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। जबकि बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक रूसी सेना की बमबारी में यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क में जबरदस्त तबाही हुई। मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमलों में निप्रोपेट्रोवस्क के 3 जिलों में भारी नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक इस हमले में रूस की सेना ने एक रेल ट्रैक को उड़ा दिया। इस ट्रैक से यूक्रेन के जवानों को हथियार और राशन की सप्लाई की जाती थी। क्रेमलिन के जवानों ने चेर्निहिव में भी भीषण हमले किए। बताया जा रहा है कि इन हमलों से चेर्निहिव में ब्लैकआउट हो गया। साथ ही 2 लोगों की मौत की भी खबर है। इसके अलावा खार्किव में मिसाइल से हमला किया गया। पुतिन का गुस्सा यूक्रेन पर फूट रहा है। पुतिन की सेना 3 ओर से यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रही है। कि रशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स यूक्रेन के शहरों के अंदर तक घुसकर कारपेट बमबारी कर रहे हैं। यानी ये फाइटर जेट्स हमला करके यूक्रेन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। और तीसरी ओर रूस की आर्मी उन इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने बीते 7 दिनों में यूक्रेन के करीब 190 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस के इन हमलों से ऐसा लग रहा है कि रूस इन हमलों के जरिए यूक्रेन को कड़ा संदेश देना चाह रहा है। उसे रूस के खिलाफ नेटो देशों का सहयोग करने की सजा दे रहा हो। माना जा रहा है कि रूस का मकसद सर्दियां बढ़ने से पहले
यूक्रेन के ऊर्जा और हीटिंग से संबंधित बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाना है, जिससे यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएं। साथ ही यूक्रेन की सेना की सप्लाई लाइन काटकर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर किए जाने की भी रणनीति है। यूक्रेन भी नेटो देशों की मदद से रूस पर जबरदस्त अटैक कर रहा है। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने रूस के हमलों का जबरदस्त जवाब दिया। रूस के हमलों के खिलाफ यूक्रेन की सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अधिकतर ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में मदद मिली और उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की सेना अब रूस में अंदर घुसकर मार कर रही है। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें रूस के सैन्य अड्डों को तो नुकसान पहुंचा ही रही हैं, रूस की ही रणनीति पर काम करते हुए एनर्जी सेक्टर और गैस पाइपलाइन को भी नेस्तनाबूद कर रही हैं। ताकि सर्दियों के दौरान रूस की जनता को जमा दिया जाए। रूस के तेल डिपो पर भीषण बमबारी की जा रही है ताकि तेल का प्रोडक्शन प्रभावित हो और रूस को आर्थिक रूप से भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद पर जबरदस्त अटैक किया। यूक्रेनी सेना के इस हवाई हमले में गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। यूरोप काला सागर में रूस के वाणिज्यिक रूट को खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों के विमान लगातार काला सागर में मौजूद रूस के ठिकानों की लोकेशन लेकर यूक्रेनी सेना को दे रहे हैं और यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें सटीक हमले कर रही हैं। यूक्रेन की सेना लगातार क्रीमिया पर हमले कर रही है क्योंकि ये रूस के लिए काफी अहम ठिकाना है। यहां रूसी सेना का बड़ा बेस है। यूक्रेन की सेना इस पर हमले कर लगातार रूस की सेना को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। जंग के मैदान में तो जेलेंस्की घिर ही रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में भी यूक्रेनी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खबर है कि यूक्रेन की संसद में ऊर्जा और न्याय मंत्री को पद से हटाने के लिए मतदान किया गया और दोनों के इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई। इन लोगों पर कथित तौर पर एनर्जी प्रोडक्शन में हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप है। हालांकि दोनों ही मंत्रियों ने इस मामले में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। दोनों ही जांच में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से कीव में सियासी हलचल मची हुई है। विपक्षी गुटों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है और सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव और चीफ ऑफ स्टाफ को हटाने की मांग की है। खबरों के मुताबिक मामले में आरोपी टिमुर मिंडिच जेलेंस्की के पुराने बिजनेस पार्टनर हैं और फिलहाल फरार हैं। करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन इस जंग का अब तक कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस और यूक्रेन को वार्ता की टेबल पर लाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। तुर्की ने इस साल की शुरुआत में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की मेजबानी की थी। यह वार्ता इस्तांबुल में हुई थी। हालांकि उस वार्ता में केवल युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति बन पाई थी। अब एक बार फिर जेलेंस्की तुर्की की यात्रा पर हैं।
खबरों के मुताबिक अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ तुर्की में जेलेंस्की से मिलेंगे। हालांकि रूस ने किसी भी प्रतिनिधि को भेजने से फिलहाल इनकार किया है। रूस ने मध्यस्थता के इस हालात की जानकारी मिलते ही यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। और ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि पुतिन का टारगेट है कि अगर बातचीत में कुछ जमीन छोड़नी भी पड़े तो ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रूस का झंडा लहराता रहे। उधर जेलेंस्की भी रूस की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की चाह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाए और वार्ता से पहले के हालात बहाल किए जाएं। जेलेंस्की के तुर्की की यात्रा पर जाने और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही वार्ता की टेबल पर आ सकते हैं और इस जंग का एक शांतिपूर्ण हल ढूंढा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रूस यूक्रेन में क्या कुछ चल रहा है वो आपने समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि गाजा पट्टी में आखिरकार क्या चल रहा है। हमास और इजराइल की जंग के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इजराइल का गाजा पट्टी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। हमास के आतंकी ठिकानों पर अटैक कर दिया गया है। कहां पर हुआ, चलिए समझा देते हैं। इजराइल का गाजा पट्टी पर यह अटैक देखने को मिला है। गाजा पट्टी वही जगह है जहां पर हमास के आतंकी छिप करके बैठे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अब ये देखिए कि किस तरीके से गाजा पट्टी पर जब आईडीएफ की तरफ से ये अटैक किया गया है तो जो बिल्डिंग जहां पर कभी लोग रहा करते थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। गाजा की हालांकि जो तस्वीरें सामने आती है वो इसी तरीके से सामने आती हैं कि गाजा पूरी तरीके से तबाह हो गया है, खंडर में तब्दील हो गया है। अब यही वजह है कि यूएस ये कह रहा है कि वहां पर वो एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती करेगा, उस जगह को फिर से बनाएगा। आईडीएफ के इस हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, ये भी जानकारी निकल करके सामने आई है। अब गाजा की जो ये तस्वीरें हाल फिलहाल की ये तस्वीर ये बता रही है कि आईडीएफ की तरफ से बार बार हमास के आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान यहाँ पर रहने वाले जो आम लोग हैं वो भी निशाने में आते हैं, वो भी चपेट पर आते हैं। अब चपेट पर आने की वजह से ये सब कुछ होता है। यहाँ इस तरीके की जो हालात हैं, इस तरीके की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आती है। अब ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं अभी किसी ने गाड़ी से निकलते वक्त वहां से रिकॉर्ड की है। अब आप ये समझ जाइए कि इस पूरे शहर का, हालांकि गाजा बहुत बड़ा नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन हमास के आतंकी लोगों के बीच में जानबूझ करके छिप करके रहते हैं ताकि बार बार उन्हें निशाना बनाने की जगह जो आम लोग हैं वो निशाने पर आ जाए। इजरायली सेना का खान यूनिस में भी अटैक देखने को मिला है और इस भीषण हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी है। हमास के आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ का बड़ा हमला देखने को मिला है। अब ये बड़ा हमला किस तरीके से हुआ है वो भी जान लीजिए। ये देखिए, इजरायली सेना का खान यूनिस में अटैक देखने को मिला है और ये वो जगह है गाजा की जहां पर बार बार हमले होते हैं। भीषण हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हमास के आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ का ये बड़ा हमला हुआ है, तो इस तरीके से खान यूनिस को भी निशाना बनाया गया है। गाजा के अलग अलग हिस्से हैं, खान यूनिस उसी में से एक हिस्सा है जहां पर आईडीएफ की तरफ से ये मिसाइल अटैक किया गया है और इस जगह को न केवल तबाह कर दिया गया है बल्कि इसके साथ साथ यहाँ 10 लोगों की जान चली गई है। ये देखिए, जो आईडीएफ के टैंक है वो अभी भी यहाँ पर उतरे हुए हैं और ये आईडीएफ के टैंक उतर करके तबाही मचा रहे हैं। साफ तौर पर इजरायली सरकार ये कहती है कि जब तक हमास का हर एक आतंकी वो मार करके नहीं गिरा देते हैं तब तक उसकी तरफ से ये अटैक किए जाएंगे। अब हो क्या रहा है, आईडीएफ ने एक हमला किया गाजा पट्टी में, दूसरा हमला भी वहीं गाजा पट्टी में खान यूनिस इलाके में किया गया है और इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। इजरायली सेना ने खान यूनिस में जो अटैक किया है उसमें 10 लोगों की मौत की खबर निकल करके सामने आ रही है। हमास के आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, चेतावनी भी दे रहा है कि अगर हमास के जो आतंकी है वो निकल करके बाहर आ जाए, अपने आप को सरेंडर कर दे, तो एक बार को हो सकता है कि आईडीएफ ये हमले रोक दे। युद्ध विराम कुछ वक्त के लिए जरूर किया गया था, लेकिन जो युद्ध विराम
का स्टेटस है वो संभलते हुए नजर नहीं आ रहा है। बार बार ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां से अगर हमले किए जाएंगे तो हम भी हमले करेंगे। जंग का एपिसेंटर बने गाजा में एक बार फिर से जमीन खून से लाल नजर आ रही है। सीज फायर के बीच इजराइल ने हमास के आतंकी ठिकानों पर बड़ा अटैक किया है और यह हमला ऐसे समय में किया गया जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव के रास्ते से गाजा शांति की राह पर लौट रहा था। माना यह जा रहा था कि सिर्फ फिलिस्तीन राज्य भी अस्तित्व में आ सकता है, लेकिन हमास ने इस पर ऐतराज जता दिया और अब इजराइल ने भी सीज फायर का उल्लंघन किया है क्योंकि हमास ने इसकी शुरुआत की। गाजा में टूट जाएगा सीज फायर। आईडीएफ और हमास के हमले फिर होंगे तेज। इजराइल के हमले से गाजा फिर दहला। गाजा में इजराइल की सेना का कहर टूट रहा है। आईडीएफ के बम गाजा में बर्बादी की नई इबारत लिख रहे हैं। आईडीएफ के निशाने पर हमास के आतंकवादी रहे, उन्हें निशाना बनाकर इजराइल ने मौत बरसाई। इजराइल के फाइटर जेट लोगों के आशियानों को मलबे के ढेर में बदल रहे हैं। आतंकियों को ढूंढती आईडीएफ की बंदूकें अक्सर बेकसूरों को भी निशाना बना लेती है। उधर हमास के आतंकवादी भी आम लोगों के बीच छिपकर रहते हैं। ये लोग अचानक ही निकलकर इजराइल के जवानों पर हमला बोल देते हैं। गाजा की जमीन एक बार फिर खून से लाल हो गई है। इजरायली सेना ने गाजा और खान यूनिस में जबरदस्त हमले किए हैं। गाजा और खान यूनिस में बड़ा हमला। इजरायली सेना ने गाजा में एक बार फिर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। आईडीएफ के जवानों ने गाजा शहर और खान यूनिस में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ के स्ट्राइक में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक हमास ने पिछले कुछ समय में इजरायली जवानों पर हमला किया। राफा इलाके में तैनात एक जवान रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी और स्नाइपर फायरिंग की चपेट में आ गया। इसके तुरंत बाद इजराइल की ओर से हमास को चेतावनी दी गई थी कि इन हमलों की उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इनका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। इजराइल ने हमास के हमले को सीज फायर समझौते का उल्लंघन माना और हमलों के लिए पीएम नेतन्याहू ने निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि इजराइल ने इन हमलों के बारे में अमेरिका को भी जानकारी दे दी है। लेबनान में आईडीएफ का अटैक। इससे पहले इजरायली सेना ने लेबनान के सिडोन में एयर स्ट्राइक की थी। बताया जा रहा है कि यह हमला दक्षिण लेबनान में मौजूद एक शरणार्थी कैंप पर किया गया। इस हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। हमले को लेकर इजराइल ने दावा किया था कि ये हमला हमास के एक ट्रेनिंग कैंप पर किया गया था, जहां से हमास के आतंकवादी इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे थे। उधर हमास ने आरोप लगाया कि हमला एक स्पोर्ट्स ग्राउंड पर किया गया, जिसमें मासूम लोगों की मौत हुई। यूएनएससी का प्रस्ताव हो जाएगा बेकार। यह हमला हमास और इजराइल के बीच जारी सीज फायर तोड़ते हुए किया गया। करीब 2 साल से जारी जंग में गाजा के लोगों ने बेतहाशा तबाही देखी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पास होने के बाद गाजा एक नई राह पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, जिसके तहत गाजा में एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती होनी है। साथ ही किसी भी गैर सरकारी ग्रुप को हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। गाजा में एक शांति बोर्ड की स्थापना की जानी है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपी जानी है। माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की नींव बन सकता है। प्रस्ताव के तहत गाजा में एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती होनी है। ये फोर्स गाजा की सीमा को सुरक्षित करने और गाजा में हथियारों की संख्या कम करने में मदद करेगी। इसमें इजराइल और इजिप्ट के साथ ही ट्रेनिंग ले रही फिलिस्तीनी पुलिस भी शामिल होगी। इसके अलावा किसी भी गैर सरकारी ग्रुप को हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। साफ है कि गाजा में नए फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण हो सकता है, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव का विरोध कर अपने इरादे जता दिए हैं। हमास का साफ तौर पर कहना है कि इसमें फिलिस्तीनी लोगों की मांगों और अधिकारों को जगह नहीं दी गई है। अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत कब हुई।
दरअसल इजराइल की सेना और हमास के आतंकी लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ हमले करते रहते हैं, लेकिन साल 2023 में 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में बेहद खतरनाक हमला किया। आतंकियों ने इजराइल के अंदर भीषण कत्लेआम मचाया। उन्होंने सरहद पर बनी दीवार और कंटीली तारों को काटा और भारी सुरक्षा के बावजूद जमीन, समुंदर और आसमान के रास्ते इजराइल पर हमला बोला। इस दौरान कई लड़ाके पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल में दाखिल हुए। ये अपनी किस्म का पहला हमला था। इजराइल समेत पूरी दुनिया ने शायद इतना भीषण हमला पहले नहीं देखा था। हमास के आतंकियों ने 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे। आतंकियों ने इजराइल की सुरक्षा चौकियों, किबुत्ज और एक म्यूजिक फेस्टिवल पर भीषण हमला किया, जहां कई लोगों की मौत हो गई। इस कत्लेआम के बाद गाजा लौटते समय आतंकवादी अपने साथ कई लोगों को बंधक तक बनाकर के ले गए। इस हमले के बाद इजराइल की सेना ने हमास के खात्मे और बंधकों की रिहाई के लिए कार्रवाई शुरू की। इजरायली सेना के टैंक अब तक आग उगल रहे हैं और गोले गाजा की इमारतों को नेस्तनाबूद करते जा रहे हैं। उधर इजरायली एयरफोर्स भी हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर बम गिरा रही है। एयरफोर्स के विमान हमास के आतंकियों के साथ ही गाजा के लोगों के लिए भी मौत बरसा रहे हैं। इस दौरान जंग में हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह और हूती आतंकी भी आ गए हैं। दोनों ने ही इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा रखने वाले हूती आतंकियों ने इजराइल पर कई बड़े हमले किए। ये आतंकी यमन में काफी मजबूत स्थिति में हैं। हूती आतंकियों ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से कई हमले किए। हूती आतंकियों की तरह ही हिजबुल्लाह ने भी हमास का साथ निभाते हुए इजराइल पर हमले किए। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन इजराइल के शहरों को निशाना बना रहे थे। यूं तो इजराइल का ये हमास के ठिकानों पर किया गया, लेकिन ये भी सच है कि इसका शिकार गाजा के मासूम लोग भी हुए हैं, क्योंकि जिन इमारतों को इस हमले में खंडर में तब्दील कर दिया गया, वो कुछ आम लोगों का आशियाना भी रहा होगा। सवाल हमास पर भी है, क्योंकि वो भी अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते। वो मासूम लोगों के बीच छिपकर हमले करते हैं और उनके भाग जाने के बाद दुश्मनों का कहर आम लोगों को झेलना पड़ता है। तो क्या अब गाजा में किसी और रास्ते से शांति लौटेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको ताइवान से जुड़ी हुई खबर बताते हैं, जहां एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका उससे देने वाला है। और ये नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जिसकी डील दोनों देशों के बीच होने वाली है। साल 2031 से इसकी सप्लाई होगी। एयर डिफेंस सिस्टम की ये सप्लाई होने वाली है। तो ये खबर क्या है, चलिए वो आपको बताते हैं। ये है कि ताइवान को एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे। हाल फिलहाल में चीन और जापान के बीच में ताइवान को लेकर के रार छिड़ी हुई है। अब ऐसे में अमेरिका कह रहा है कि वो नासाम्स जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो उसे देगा। साल 2031 तक सप्लाई कर दिए जाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए जरूरी होते हैं ताकि कोई देश आप पर मिसाइल अटैक करे तो आप उस दौरान अपनी सुरक्षा कर सके, रक्षा कवच के रूप में उसे इस्तेमाल कर सके। ये वही नासाम्स हैं जिसका जिक्र मैं कर रही हूं, जो अमेरिका की तरफ से ताइवान को दिए जाएंगे। एक ये बड़ा रक्षा समझौता साबित होने वाला है, क्योंकि ताइवान को लेकर के चीन बार बार ये दावा करता रहता है कि ये सब कुछ यानी कि ताइवान जो है वो उसका हिस्सा है। ताइवान ये कहता है कि वो संप्रभु राष्ट्र है, वो पूरी तरीके से चीन से अपने आप को अलग बताता है। चीन ये कहता है कि ये हमारा ही जगह है, हमारा ही राष्ट्र है, ये हमारे में से ही एक है। ताइवान इससे इनकार करता है। अब इसी बात को लेकर के पिछले दिनों चीन और जापान के बीच में जम करके विवाद भी हुआ था। विवाद इतना बढ़ा था कि ये कह दिया गया था जापान की तरफ से कि उसके जो लोग चीन में रहते हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बच के रहे। चीन ने अपने नागरिकों से ये कहा कि जापान की यात्रा ना करें, लेकिन अब इसमें अमेरिका की जब एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं ये विवाद एक बार फिर से बढ़ेगा। अमेरिका ने ताइवान को एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा कर दिया है। अब दोनों देशों के बीच में नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की डील पर सील लग गई है। चीन हमेशा से ही ताइवान पर अपना दावा करता रहा है और ऐसे में पूरी आशंका है कि अमेरिका के इस कदम से चीन का पारा हाई हो सकता है और इससे प्रशांत महासागर में हलचल एक बार फिर से तेज हो सकती है। प्रशांत महासागर में तेज होगी हलचल।
यूएस के एक्शन से ड्रैगन को लगेगा डंक। ताइवान की ताकत होगी मजबूत। दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर हलचल तेज होने जा रही है। अमेरिका के नए कदम से ड्रैगन की आर्मी परेशान होने जा रही है। ताइवान में दखल देने वाली चीन की सेना के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ताइवान के बॉर्डर में घुसपैठ करने वाली पीएलए को करारा जवाब मिल सकता है। चीन के खिलाफ सीना तान कर खड़ी ताइवान की सेना को मजबूत रक्षा कवच मिलने जा रहा है। ऐसा रक्षा कवच जो दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है, जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन के दिलों में खौफ भर सकती है। अमेरिका हमेशा ही ताइवान का साथ देने का दावा करता रहा है। अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा प्रशांत महासागर में ताइवान की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स और आर्मी भी किसी भी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति का आदेश मिलते ही ताइवान की हिफाजत के लिए कूच कर सकती है। ताइवान की सेना को मजबूत करने में अमेरिका का अहम योगदान रहा है। अमेरिका के साथ की वजह से ताइवान की सेना चीन जैसी महाशक्ति के आगे सीना तान कर खड़ी रहती है। वो चीन की आंख में आंख डालकर बात कर सकती है। ताइवान को मिलेगा अमेरिका का रक्षा कवच। ताइवान की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ताइवान को नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम देने को मंजूरी दे दी है। करीब $700 मिलियन की लागत वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम ताइवान को साल 2031 तक मिल जाएगा। माना जा रहा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद ताइवान की हवाई सीमा की रक्षा करने में काफी मदद मिलेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि नासाम्स क्यों खास है। नासाम्स जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है।
ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिरा सकती है। नासाम्स ने यूक्रेन युद्ध में रूस के हमले को रोकने में काफी हद तक कामयाबी पाई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस रक्षा प्रणाली के आने से ताइवान के एयर स्पेस में होने वाली ड्रैगन की सेना की घुसपैठ पर रोक लगाई जा सकेगी। यह सिस्टम 2 नए रडार के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे दुश्मन की मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन का पता लगाना आसान होगा। ये जंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक हमले का सामना करने में भी सक्षम है। नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम के एक लॉन्चर में 6 बैरल होते हैं और हर बैरल में 2-2 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। यानी एक लॉन्चर से 12 मिसाइलें फायर की जा सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम 30 से 50 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। इस रेंज में मौजूद दुश्मन के हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों या ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। अमेरिका ने अब तक ये एयर डिफेंस सिस्टम लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, ओमान को दिए हैं। खबर है कि ताइवान ने साल 2026 के बजट में नासाम्स के लिए करीब 1.15 अरब डॉलर की राशि रखी है। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान को हथियार देने का पहली बार ऐलान किया है। ताइवान यूएस डील से भड़केगा ड्रैगन। अमेरिका के इस फैसले से चीन का पारा चढ़ सकता है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस इलाके में किसी भी तीसरे देश का दखल उसे मंजूर नहीं होता है। चीन की नेवी और एयरफोर्स के साथ ही आर्मी अक्सर ताइवान की सीमा में घुसपैठ करती रहती है। चीन ताइवान को दहशत में डालकर झुकाने की हर संभव कोशिशों में हमेशा लगा रहता है। कुछ दिन पहले ही जापान की पीएम साने तकाइची ने ताइवान का साथ देने का ऐलान किया था, जिसके बाद चीन भड़क गया और चीन के कोस्ट गार्ड ने जापान के कब्जे वाले सेनकाकू द्वीप के बेहद करीब गश्त की थी। इस दौरान चीन के जहाजों ने जंग की फॉर्मेशन बना रखी थी और जापान की नेवी पर पैनी नजर बनाए रखी। इस गश्त को लेकर चीन के कोस्ट गार्ड की ओर से कहा गया कि डीओओई द्वीप समूह के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में गश्त की। कोस्ट गार्ड ने अपने देशों के हितों की रक्षा के लिए और अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए ये पेट्रोलिंग की। दरअसल जापान के सेनकाकू द्वीप को चीन अपना हिस्सा मानता है और उसे दियाओऊ द्वीप कहता है। ताइवान के मुद्दे पर जापान और चीन के बीच तनाव इतना बढ़ा है कि चीन ने अपने नागरिकों के लिए जापान की यात्रा से बचने और यात्रा के दौरान सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी थी। चीन के एयरलाइंस ने जापान की टिकटें मुफ्त में कैंसिल करने या रीशेड्यूल करने का ऑफर दिया। खबरों के मुताबिक चीन से जापान की करीब 5 लाख यानी लगभग 32% फ्लाइट की टिकटें रद्द हो गयी। इनमें सबसे ज्यादा कैंसिलेशन शंघाई टोक्यो और शंघाई ओसाका रूट पर हुए। इतनी बड़ी संख्या में टिकटों के कैंसिल होने से जापान के एविएशन सेक्टर को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा जापान सरकार ने भी चीन में रह रहे अपने नागरिकों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने के लिए कहा है। जापान की ओर से कहा गया है कि चीन में मौजूद जापान के लोग अनजान लोगों से बातचीत में सावधानी बरतें, अकेले ट्रैवल ना करें, बच्चों के साथ बाहर जाते समय सतर्क रहें। साफ है कि जब केवल ताइवान का समर्थन करने से चीन जापान पर भड़क सकता है, तो अमेरिका को चीन के खिलाफ ताइवान को एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है।
अमेरिका के इस कदम से ड्रैगन का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक है। हालांकि देखना होगा कि क्या ये डिफेंस सिस्टम ताइवान को शी जिनपिंग के गुस्से से बचा पाता है और क्या बीजिंग की ओर से ताइवान के खिलाफ कोई और हिमाकत की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब बात करते हैं मध्य पूर्व में जारी तनाव की, जो एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए अपना रक्षा बजट एक बार फिर से बढ़ा दिया है और उसके इस कदम के बाद से ही ईरान में सियासी और सामरिक हलचल तेज हो गई है। ईरान इस फैसले को सीधे अपने खिलाफ बढ़ती हुई तैयारियों से जोड़ करके देख रहा है और दोनों देशों के बीच में पहले से मौजूद अविश्वास इजराइल के बजट में हुए बढ़ोतरी के साथ और बढ़ गया है। आज फिर हथियारों की होड़ में तेजी से आगे बढ़ रही है। कहीं रॉकेट, कहीं मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं, तो कहीं देश अपने रक्षा बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी कर रहे हैं। और अब इस वैश्विक तनाव के बीच इजराइल ने भी अपने रक्षा बजट में बेतहाशा इजाफा करने का ऐलान किया है। पिछले कुछ महीनों में ईरान ने अपने हथियारों के भंडार में तेजी से इजाफा किया है। रॉकेट, मिसाइल और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में ईरान लगातार नए परीक्षण कर रहा है। इससे न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी चिंतित है। नेतन्याहू ने इस बढ़ते खतरे को लेकर देशवासियों को आगाह किया है। उनका कहना है कि ईरानी मिसाइलों का खतरा बढ़ता जा रहा है और इजराइल को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल का ये कदम सिर्फ सुरक्षा की जरूरत नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी इस क्षेत्रीय तनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान के पास अब इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पिछले 6 महीनों में अपने मिसाइल सिस्टम को दोगुना कर दिया है। इजराइल ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बनाई है बल्कि नई तकनीकियों में भी भारी निवेश करने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू की सरकार का कहना है कि ये कदम इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि ईरान का रॉकेट प्रोग्राम सीधे इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि इस रक्षा बजट में इजाफा वैश्विक स्तर पर भी चिंता का कारण बना हुआ है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इसी तरह हथियारों की होड़ बढ़ती रही तो क्षेत्रीय तनाव और भी गहरा सकता है। इजराइल हमेशा अपने पड़ोसियों की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखता है। ईरान के मिसाइल टेस्ट इस क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। इजराइल ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम को भी अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इस सिस्टम की मदद से शॉर्ट रेंज मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निपटना आसान हो जाएगा। ईरान का लक्ष्य सिर्फ क्षेत्रीय दबाव बनाना नहीं, बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम विकसित करना भी है। इससे इजराइल समेत पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने भी इजराइल को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि क्षेत्र में अस्थिरता के बीच इजराइल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रक्षा बजट बढ़ाने का मतलब सिर्फ नए हथियार खरीदना नहीं, इसमें इंटेलिजेंस नेटवर्क, साइबर डिफेंस और उन्नत टेक्नोलॉजी का विकास भी शामिल है। नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि इजराइल किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। उनके मुताबिक सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विश्लेषक तो यहाँ तक मानते हैं कि इजराइल की ये तैयारी ईरान को किसी भी संभावित हमले से रोकने की कोशिश भी है। ये कदम इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल ईरानी मिसाइलों के हमले के कई संकेत सामने आए थे। हालांकि कुछ आलोचक कहते हैं इस तरह के बजट इजाफे से क्षेत्रीय शांति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सैन्य खर्च में बढ़ोतरी का मतलब अक्सर प्रतिद्वंदियों के लिए जवाबी कदम भी होता है, लेकिन नेतन्याहू का दावा है कि इजराइल का उद्देश्य सिर्फ अपनी रक्षा करना है। वो बार बार कहते हैं कि ईरान की आक्रामक नीतियों के सामने इजराइल को खुद को मजबूत करना ही होगा। ईरानी खतरे को देखते हुए इजराइल ने सेना में नई तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। ड्रोन, एंटी मिसाइल सिस्टम और साइबर डिफेंस को पहले से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है और इस तनाव का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी असर डाल सकता है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बनी रहे, लेकिन अमेरिका और इजराइल की ये योजना इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ को
और तेज कर सकती है। इजराइल की सुरक्षा नीति अब पूरी तरह सक्रिय रक्षा पर आधारित है, यानी खतरे को पहले पहचान कर उसे नष्ट करने की रणनीति अपनाई जा रही है।